हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ प्रसन्न होंगे और खूब मन लगा के पढ़ रहे होंगे। तो आज हम यहाँ लेकर आए हैं हिंदी प्रेमियों के लिए एक नया टॉपिक। आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं हिंदी समास। जी हाँ, समास क्या होता है, समास का अर्थ क्या होता है और समास पढ़ते कैसे हैं, इसके क्या प्रकार होते हैं। आज बहुत सी चीजें हम यहाँ पर देखने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। आपको वीडियो जरा भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि आप यदि हिंदी में 100% अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको प्रत्येक टॉपिक देखना बहुत ही आवश्यक है। छोटे छोटे से टॉपिक जो होते हैं उनमें ही काफी गलतियां हो जाती हैं। आप बारीकी से पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से आने लगेगा। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ने वाले हैं हिंदी समास, मतलब समास क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले देखेंगे समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप। संक्षेप, ठीक है। समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप करना। समास प्रक्रिया में शब्दों का संक्षिप्तीकरण किया जाता है। याद रखिएगा, समास की जो प्रक्रिया होती है उसमें शब्दों का संक्षिप्तीकरण किया जाता है। आगे देखेंगे समास दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को कहते हैं। याद रखना है आपको, शब्दों का समूह। यदि आपके सामने आ गया प्रश्न वर्णों का समूह, तो आप वहां पर समास नहीं लगाएंगे, आप वहां पर लगाएंगे संधि। क्योंकि यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं समास, तो जो शब्दों का समूह है उसी से बने हुए नए अर्थ को समास कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। समस्त पद और सामासिक पद। समास के नियमों से बना शब्द समस्त पद या सामासिक पद कहलाता है। तो आप लोग ये भी याद रखिएगा कि समस्त पद किसे कहते हैं और सामासिक पद किसे कहते हैं। अब हम देखेंगे थोड़ा सा समास विग्रह। समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया समास विग्रह या व्यास कहलाती है। देखिएगा, सभी पद जो भी हैं उन्हें अलग अलग करने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, विग्रह, समास विग्रह। और इसी को कहा जाता है व्यास। ठीक है, जैसे नील कमल का विग्रह नीला है जो कमल, तथा चौराहे का विग्रह होगा चार राहों का समूह। इसी प्रकार से आगे देखते हैं। समास रचना में प्रायः दो पद होते हैं। कितने पद होते हैं? पहले को पूर्व पद और दूसरे को उत्तर पद कहते हैं। जैसे राजपुत्र में पूर्व पद राज है और उत्तर पद पुत्र हो जाएगा। समझ में आ रहा है? आगे चलते हैं। समास प्रक्रिया में पदों के बीच की विभक्तियां लुप्त हो जाती हैं। जैसे राजा का पुत्र, अब राजा का पुत्र नहीं कहा जाएगा, सीधा आप कह सकते हैं राजपुत्र। यहाँ का जो का विभक्ति है उसका लोप हो गया है। इसके अलावा कई शब्दों में कुछ नए विकार भी आ जाते हैं। जैसे अब हमें पढ़ना है समास के भेद। समास के कितने भेद होते हैं और इन्हें किन नामों से जाना जाता है। समास के 6 भेदों को हम देखकर यहाँ पर चलेंगे। सर्वप्रथम आता है अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। अब थोड़ा सा देख लेंगे कि पदों की प्रधानता के आधार पर इनका वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाएगा। तो देखिए, पूर्व पद आपका अव्ययीभाव समास में प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है तत्पुरुष समास, कर्मधारय और द्विगु समास में। उत्तर पद मतलब पीछे का जो पद होता है वह इन 3 समास में प्रयुक्त होता है, तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु समास। और जो जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं वह है आपका द्वंद्व समास। दोनों पदों की अप्रधानता। अब बात आती है कि जिसमें दोनों पद ही प्रधान नहीं होते जबकि इशारा किसी तीसरे की ओर होता है, वह कौन सा समास है? तो वह आ जाता है आपका बहुब्रीहि समास। जहां पर आप शॉर्ट में कह सकते हैं कि जहां पर दोनों पद अप्रधान हो और तीसरे की ओर संकेत किया गया हो वहां पर बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है, तो आपको ये समास के भेद भी बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम आगे देखेंगे समास का वर्णन। देखिए, सबसे पहले हमको देखना है पहला जो समास है अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास की हम परिभाषा देखेंगे और इनको पहचानने के कुछ प्रमुख शब्दों की ओर भी संकेत करेंगे।
सबसे पहले देखेंगे, जिस समास का पहला पद पूर्व पद अव्यय तथा प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। मतलब पहला पद प्रधान हो और अपनी पहचान लिए चलता है, उसी समास को हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। पहचान करने के लिए कुछ प्रमुख शब्द बताए गए हैं। जैसे पहले पद में आपको अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर आदि प्रमुख शब्द देख सकते हैं। और यहाँ पर यदि रात रात, बार बार, दिन दिन, ये सब चीजें भी आपके सामने आ जाएं तो आपको बिल्कुल भी भ्रमित नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पर आपका अव्ययी भाव समास ही होता है। थोड़ा सा इनका वर्णन देख लेंगे। जैसे प्रति धन दिन बराबर हो जाएगा प्रत्येक दिन। आ प्लस जन्म, आजन्म, जन्म से लेकर। यथा प्लस संभव, यथा संभव, जैसा संभव होए। अनु प्लस रूप, अनुरूप, रूप के योग्य ही जो होता है उसे अनुरूप कहते हैं। भर पेट, भर पेट मतलब पेट भर के खाना। प्रतिकूल, प्रति प्लस कूल मतलब इच्छा के विरुद्ध, जब आपकी इच्छा नहीं है और आपसे कोई कार्य करवाया जाए तो वो प्रतिकूल अवस्था में होता है। हाथ प्लस हाथ। अब हमको देखना है समास का दूसरा पद। समास का दूसरा भेद कौन सा है? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में मैंने आपको पहले ही बताया है कि जहां दूसरा पद प्रधान होता है वहां पर आपका तत्पुरुष समास होता है। जैसे कि दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है। जब कोई भी समास का प्रयोग किया गया हो और बीच में कारक चिन्ह लुप्त हो गया हो, उस समास को हम कहेंगे तत्पुरुष समास। जैसे राजा का कुमार। अब राजा का कुमार हमें इतना लंबा नहीं कहना है, हमने बोल दिया राजकुमार, तो इसमें का शब्द है उसका लोप हो गया है। धर्म का ग्रंथ, धर्म का ग्रंथ ना बोलकर हम सीधे धर्म ग्रंथ बोल सकते हैं। ठीक है। रचना को करने वाला, जैसे कि कहते हैं ना रचनाकार, उसका हो जाएगा रचना को करने वाला, तो इसमें को विभक्ति का लोप हो गया है। अब ऐसे ही आगे देखते हैं तो तत्पुरुष समास जो है, तत्पुरुष समास के कई भेद होते हैं। इसकी कई विभक्तियां आप देखेंगे कि लोप हो जाती हैं। जैसे कि कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष और बहुत से अपादान तत्पुरुष, बहुत सी जो विभक्तियां हैं, आप लोगों ने विभक्तियां पढ़ रखी होंगी। 8 कारक चिन्ह होते हैं, उनकी विभक्तियों का लोप हो जाता है, वहां पर आपका तत्पुरुष समास होता है। अब हम अगले समास की ओर चलते हैं। समास का तीसरा भेद है कर्मधारय समास। जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व व उत्तर पद में उपमेय, उपमान तथा विशेषण विशेष संबंध हो और कर्मधारय समास कहलाता है। यह इस समास में क्या होता है? इस समास में आपको गुण दोष भी मिल सकते हैं, विशेष और विशेषण भी मिल सकता है। मतलब एक पद की तुलना जहां पर दूसरे पद से की जाती है वहां पर आपका तत्पुरुष समास होता है। यहाँ पर आया है ना उपमेय और उपमान, विशेषण और विशेष का संबंध जहां पर बताया गया हो वहां पर आपका तत्पुरुष समास होता है। इसकी पहचान कैसे करेंगे? तो पहचान करने के लिए विग्रह करने पर दोनों पद के मध्य में है, जो, के समान आदि शब्द जब आते हैं तो वहां पर आपका कर्मधारय समास होता है। फॉर एग्जाम्पल में देखेंगे हम, कमल के समान चरण। चरण कैसे हैं? कमल के समान। समस्त पद क्या हो जाएगा आपका? चरण कमल। इसमें विशेषण क्या हो जाएगा और विशेष क्या हो जाएगा? तो कमल हो जाएगा विशेषण और विशेष हो जाएगा आपका चरण। चूंकि अंडरलाइन करके रखा है तो आप देख पा रहे होंगे। अगला एग्जाम्पल देखेंगे, कनक की सी लता। लता कैसी है? कनक के समान। कमल के समान नयन। कमल नयन, नयन की तुलना किससे की गई है? कमल से। मतलब नयन इतने कोमल हैं कि कमल के समान कोमल हैं। प्राणों के समान प्रिय, प्राण प्रिय। चंद्र के समान मुख, मुख की तुलना किससे की गई है? चंद्र से। मतलब मुख को चंद्र के समान बताया गया है। मृग के समान नयन। अब नयन मृग के समान है इसलिए इसे कहा गया है मृग नयन। देह रूपी लता। देह लता कैसी है? देह रूपी, देखने में ऐसी प्रतीत होती है, देह रूपी लता। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उपमेय और उपमान का जहां पर संबंध बताया गया है
विशेषण और विशेष्य को स्थापित किया गया है वहां पर आपका कर्मधारय समास होता है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अगला समास देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए इसलिए आप लोगों को शॉर्ट में समझाया जा रहा है। आपको जो भी समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब हम पढ़ने वाले हैं द्विगु समास। द्विगु समास जैसा कि आपको नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, द्विगु समास जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो वह द्विगु समास कहलाता है। आपको इस समास के अंतर्गत संख्यावाचक शब्दों का विशेष ध्यान रखना है। समूहवाचक हो, संख्यावाचक हो, आपको समूह का बोध हो रहा हो, संख्या का बोध हो रहा हो, इन सब बातों को आपको ध्यान में रखना है। जैसे 7 सिंधुओं का समूह, इसे क्या कहेंगे? सप्त सिंधु। 2 पहरों का समूह, दोपहर। 3 लोकों का समाहार क्या होता है? त्रिलोक। 4 राहों का समूह, इसे कहते हैं चौराहा। 3 राहों का समूह, जैसे 3 राहों का समूह हो गया तो तिगड्डा बोलते ना, जैसे ऐसा हो जाएगा। आपको यहाँ पर संख्यावाचक शब्दों का विशेष ध्यान रखना है। 7 पहरों का समूह, 7 नदियों का समूह, जैसे 3 नदियों का समूह होता है ना तो उसे क्या कहते हैं? त्रिवेणी। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है। जहां आपको समूह का बोध हो रहा हो, संख्यावाचक हो शब्द, याद रखिएगा शब्द संख्यावाचक होना चाहिए या फिर संख्या की विशेषता बताने वाला शब्द होना चाहिए। अब हमको देखना है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास किसे कहते हैं? जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो। याद रखिएगा, जैसा नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, द्वंद्व समास जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर और, अथवा, या, एवं आदि शब्द लगते हो वह द्वंद्व समास कहलाता है। पहचान इसकी कैसे होगी? दोनों पदों के बीच प्रायः योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। योजक चिन्ह से आपको याद रखना है, योजक चिन्ह आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज ना करे, इसलिए आपको ये समास थोड़ा सा कंफ्यूजन भरा लगेगा, क्योंकि योजक चिन्ह कई बार अव्ययी भाव में भी आ जाते हैं। पर आप शब्दों की ओर ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पर विग्रह करने पर आता है नदी और नाले, समस्त पद हो जाएगा नदी नाले। पाप और पुण्य, पाप पुण्य। सुख और दुख, सुख दुख। ऐसे ही बहुत से शब्द हैं, आप पढ़िएगा आगे। देश और विदेश, जैसे कि देश विदेश, योजक चिन्ह का प्रयोग भी आया है। राजा और प्रजा, राजा और प्रजा। हम जब और शब्द हटाते हैं, या शब्द हटाते हैं, अथवा शब्द हटाते हैं, तो उसके स्थान पर क्या लगा देते हैं? योजक चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं। जैसे खरा या खोटा, खरा खोटा। राधा और कृष्ण, राधा कृष्ण। ठंडा या गरम, ठंडा गरम। छल और कपट, छल कपट। अपना और पराया, अपना पराया। ठीक है, तो आपको इसमें याद रखना है कि दोनों पद ही प्रधान होते हैं, पर उसमें या अथवा और शब्दों का लोप होकर इसके स्थान पर योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब इसी क्रम में हमें आगे देखना है बहुव्रीहि समास। जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे की ओर संकेत करते हैं। जैसा कि प्रारंभ में ही हम बता चुके हैं कि बहुव्रीहि समास का मतलब क्या होता है, जहां पर दोनों ही पद अप्रधान होते हैं और किसी तीसरे पद की ओर संकेत किया जाता है, वहां पर आपका बहुव्रीहि समास होता है। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात कहां पर बात जाएगी? आपके मन में चित्र अंकित हो गया होगा शिव, अर्थात नीला है जिसका कंठ शिव। यहाँ पर दोनों पदों ने मिलकर एक तीसरे पद शिव का संकेत किया है, इसलिए यह बहुव्रीहि समास कहलाएगा। याद रखिएगा, इसमें कुछ ऐसे विशेष शब्द आ जाते हैं जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, किसको हम याद करते हैं? गणेश को। दशानन, 10 है आनन जिसके, अर्थात रावण। चक्र पाणी, चक्र है पाणी में जिसके, अर्थात विष्णु। महावीर, महान है जो वीर, अर्थात हनुमान। चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिसको कहा जाता है विष्णु।
प्रधानमंत्री, मंत्रियों में जो प्रधान है अर्थात होता है वह प्रधानमंत्री। पंकज, पंख में मतलब कीचड़ में पैदा होता है जो, वह कौन है अर्थात कमल। तो इस प्रकार से हमको देखना है कि जो बहुब्रीहि समास है उसमें तीसरा पद प्रधान होता है। आपको आज की यह क्लास कैसी लगी? आपने यहाँ पर क्लास में देखा है समास को विस्तार से। आप यदि एक क्लास पूरी देखते हैं तो आपको ये समास बहुत अच्छे से रट जाएंगे। आपको कोई अन्य किताब या कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पर समझ में आ गया होगा। क्लास को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर आने वाली प्रत्येक वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके लिए पहुंच जाए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए टॉपिक और नई विचारधारा के साथ में अगली नई वीडियो में।